क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजी क्षेत्र इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, द्वितीयक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तृतीयक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित, द्वितीयक उद्योग से, तृतीयक सेवा क्षेत्र में किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे जन उन्मुख होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, पर्यटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर जेके मेहता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मेरुदंड कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुजारी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक विकास एवं मापन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 13, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, UNDP इसका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी तीनों, शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा देखरेख। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1977 में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में की गई, जबकि 6वीं आर्थिक जनगणना साल 2013 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आय एवं मापन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PC महालनोबिस इसका राइट आंसर बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15%। प्रश्नकाल के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15% के आसपास था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल मूल्य वर्धन में 3.9% की वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान 18.8 रहा है। दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर 15 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है,
सकल घरेलू बजट में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, परिवार इसका राइट जवाब बनेगा। सकल घरेलू बजट में प्रमुख योगदान परिवार का है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को भी जोड़ा जाता है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा तथा घरेलू बचत बढ़ेगी। इससे जीडीपी में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ने से देश प्रगति की ओर जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, पूंजी खपत भत्ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 15-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7.4%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, 249.60 रुपये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री इनमें से नहीं है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 26 है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से क्वेश्चन नंबर 26। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? इनमें से आपको बताना है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, बफर स्टॉक का रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों यहाँ पर। निम्न में से किसे भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है, क्लियर नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। किससे जाना जाता है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन को इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किससे जाना जाता है दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर बनेगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्हाइट बटन मशरूम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। वर्ष 17-18 में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्न में से किस उत्पादन में एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दलहन इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 34। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं और चावल इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 54%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, कृषि इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ अप्रैल 19 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, मालावी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 283.37 इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन की यदि हम बात करें तो 314.51 मिलियन टन है दोस्तों रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 15.87 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है।
कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को $, तक बढ़ाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 बिलियन से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीली क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन इसका राइट जवाब हो जाएगा। भारत में 1960 के दशक के मध्य 1966 से 67 कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं तीव्रता आई, जिसका एकमात्र श्रेय अमेरिकी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड, यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों 47, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1410 रुपये प्रति क्विंटल। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। प्रश्न काल के अनुसार ये क्वेश्चन है दोस्तों। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर हम वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप 2022-23 के आंकड़े दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। सामान्य धान का 2040 है, ग्रेड ए धान का 2060, ज्वार का 2970, बाजरा का 2350, रागी का 3578, मक्का का 1962, अरहर का 6600, मूंग का 7755, मूंगफली का 5850, सूरजमुखी का 6400, सोयाबीन का 4300। तो इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, तिलहन उत्पादन। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में सर्वप्रथम किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सब्जी फल, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूर, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। प्रश्नकाल के दौरान मसूर न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल नहीं थी। वर्तमान में यदि हम बात करें तो इसको शामिल कर लिया गया है दोस्तों। मसूर सहित अन्य रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में है। मसूर का समर्थन मूल्य 6000 है दोस्तों 22-23 के अकॉर्डिंग, और गेहूं का 2125 रुपये है, जौ का 1735 और चना का 5335 है, और सरसों का 5450। आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धान, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर
56। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूल मंडी, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है। ICAR रैंकिंग के अनुसार 16-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालय की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, करनाल, हरियाणा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के कृषि निगम। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है। कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2018 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है। 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1840 रुपये। वर्तमान में यदि हम बात करें 2023-24 के लिए गेहूं का MSP कितना है? तो 2125 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948 में। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान वर्ष 1948 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर तकनीकी की व्यवस्था करना था ताकि उपज की मात्रा बढ़ाई जा सके। यह अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 62। भारत में मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी को एक नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिसमें इसे किसानों को प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 5360, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गेहूँ। सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं से संबंधित बीज हैं जो उच्च पैदावार के लिए जाने जाते हैं। गेहूं की अन्य किस्मों की यदि हम बात करें तो मालवी 533 है, RL 213, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24, इसका सही जवाब बनेगा। वर्तमान में कुल 24 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज हैं, 5 प्रकार की दालें हैं और 8 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसलें शामिल हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टमाटर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने टमाटर की एक नई किस्म पूसा हाइब्रिड 4 विकसित की है। यह संकर प्रजाति पश्चिमी भारत के लिए उपयुक्त है। इस प्रजाति के 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए लगभग 100 से 150 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है। यदि उपयोग इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3 किलोग्राम कीटनाशक है तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सिमजीन 80% WP की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 kg, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है। छिड़काव किए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करें जब 1.51 मोनोक्रोटोफास 36 AC को इतने का छिड़काव द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग किया जाता है। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 0.05%, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन नंबर 69। मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी। इस पहल का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल और चीनी, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। प्रश्न काल के संदर्भ में दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है दोस्तों। भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादक तथा निर्यातक देशों में शीर्ष पर है। भारत द्वारा सबसे अधिक मात्रा में निर्यात किया जाने वाले अनाज गेहूं एवं चावल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 45 से 55%। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी 1998 से 1999। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पर दोस्तों। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रश्नकाल के समय 2015-16 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति कुंटल था। वर्तमान में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति कुंटल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 14 जनवरी 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है। आर्थिक नियोजन तथा पंचवर्षीय योजनाएं से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 76। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। यह सभी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एलपीजी के मॉडल के रूप में जाना जाता है। नई आर्थिक नीति का सामान्यतः विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में अपनाई गई नीतियों से है। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे दोस्तों 1991 में दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैश्वीकरण, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। हरित क्रांति को 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था और इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादों में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के लिए भारत में प्रारंभ स्थल के रूप में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया था दोस्तों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से 1967 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पे आपको फिल करना है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 85। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 निवेश मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 88 मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे आपको फिल करना है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या
शीर्ष संस्था है, इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, नाबार्ड। इसका राइट आंसर बनेगा। नाबार्ड की स्थापना की यदि हम बात करें तो 12 जुलाई 1982, आप लोग ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैंकिंग कंपनियां और अधिनियम 1970, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों व 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अनुसूचित बैंक ऐसा बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में शामिल है। वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 12 है। आयोग ने यहाँ पर इसका जो आंसर माना है वो इनमें से कोई नहीं माना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे ये इसका जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 91, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सिडबी इसका राइट जवाब बनेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है दोस्तों, यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 95 है, बैंक दर का अर्थ है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 96, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंधन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेडरल बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ICICI बैंक, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 है, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खरीद खाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1982 में। भारत में आयात तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 के तहत सरकार ने आयात निर्यात के बैंक को वर्ष 1982 में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, खाता एक सामान्य बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक खाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है, लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतरिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सुनाम प्रतिष्ठान, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 है, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, भारत एंटरप्राइजेज।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम भारतीय स्टेट बैंक हो गया है दोस्तों। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है। 1955 ईस्वी में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुनर्वास लाभ। इसका सही जवाब बनेगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 19 अप्रैल 1948 को लाया गया, जिससे सेवा क्षेत्र में लगे कर्मचारियों को लाभ दिया गया, जिसमें विकलांग लाभ, मातृत्व लाभ, अंतिम संस्कार का लाभ, नौकरी के दौरान घायल होने पर बीमा होने पर लाभ दिए जाने के प्रावधान थे, परंतु पुनर्वास लाभ का प्रावधान नहीं दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी वाणिज्य बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सबसे। शेयर कीजिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाबार्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मूल्य का मापक। इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन दल। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी 1982। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सचिव के। 1 रुपये के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट एवं सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी दोस्तों, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी बंधन बैंक। इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चालू अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा राज्य में नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, ऐसे 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पुनः 15 अप्रैल 1980 को उन 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1982। इसका सही जवाब बनेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसको गठित करने का सुझाव वी शिवरामन कमेटी ने दिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के
मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। M1 जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली से मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा GV रामकृष्ण, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। वर्ष 1996 में विनिवेश आयोग की स्थापना विनिवेश प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों पर सलाह देने के लिए की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्णा थे। अगला क्वेश्चन नंबर 124, अवमूल्यन का अर्थ है इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है यहाँ पे दोस्तों, वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? तो राइट जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर उर्जित पटेल, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे वरिष्ठ बैंक अधिकारी होता है। प्रश्नकाल के समय RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे, जिन्होंने रघुराम राजन के सेवामुक्त होने के बाद इस पद को संभाला था। वर्तमान समय में RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 126, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1969 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127 है, जुलाई 2018 अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्जित आर पटेल थे। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128, बिटकॉइन क्या है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल मुद्रा का एक रूप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 129, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्धित SLR। अगला क्वेश्चन नंबर 130 है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पास किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? इनमें से आपको बताना है, नाबार्ड का पूरा नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है, स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1978 में। अगला क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, RBI अधिनियम की धारा 7। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, RBI की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोलकाता में स्थित था। जब RBI की 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, किंतु 1935 में वह स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कितने तक विस्तार की मंजूरी दे दी है? तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, 2020, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। प्रश्नकाल के समय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB को पुनर्पूंजीकरण योजना के अगले 3 वर्षों 18-20 तक विस्तार देने की मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। इसके जरिए RRB को न्यूनतम निर्धारित पूंजी को 9% के जोखिम परिसंपत्ति अनुपात पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2010-11 में हुई थी, 10 से 11 में हुई थी दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला
क्वेश्चन नंबर 139 है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 140 है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर